हेलो गाइस, आज हम संसाधन और विकास इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको एक अच्छी कंपनी का एटलस लेना है और जो भी हमारी बुक में डायग्राम्स, छोटे छोटे मैप दिए गए हैं उनको बनाने की प्रैक्टिस करें और अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें। वर्ड लिमिट का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। बोर्ड में शब्दों की सीमा 15 से 20 है, 50 से 60 हैं, 60 से 80 हैं, कुछ जगह 100 से 120 भी आते हैं। तो इस तरह से हम ये अभी से अपने आप को मोल्ड कर लें। ठीक है, चलिए लाल और पीली मृदा, आज इसकी बात करेंगे। लाल मृदा दक्कन पठार, लाल मृदा डेक्कन प्लेटू, दक्कन पठार के कहाँ मिलेगी? पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। ये एक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली बात है। थोड़ा याद रखें, थोड़ा बैठाना भी पड़ेगा अपने को, इन बातों को अपने मन में दिल में उतारना पड़ेगा। जहाँ भी जगह है लाल कलर रेड है, कहाँ है? दक्कन के पठार को याद कीजिए। उसका भी कौन सा? पूर्वी, ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट। कैसी है? रवेदार, यानी थोड़ा सा, एक तो मिट्टी हमने उठाई मान लीजिए गंगा जी के पास की, तो थोड़ा सा चिकनास है। यहाँ कैसा? रवे, थोड़े से मोटे मोटे हैं, है ना, रवेदार। आग्नेय चट्टानों पर है तो बहुत उपजाऊ है। कौन सा इलाका है? कम वर्षा वाले, वहाँ पर विकसित हुई है। एग्जाम में हमको इस तरह की भाषा, इस तरह के वर्ड्स अगर काम में लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें अच्छे मार्क्स की संभावना है। मैं आपको अभी से बोलता चल रहा हूँ, डायग्राम्स, अपने जो मैप में पूछे जाने वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस, वर्ड लिमिट, इनका स्पेशल ध्यान रखना है शुरू से। लाल और पीली मृदाएं कहाँ दिखेंगी आपको? ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। देखिए, ये हमने नक्शा देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें सारा मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6, याद कीजिए। बिल्कुल ठीक, इससे पहले वाली लेक्चर में हमने उस पर बात की थी। 6 तरह की हैं, 6 की 6 मैंने 1 2 3 4 5 6 आप याद कीजिए, मैंने बताई थी। ठीक है, तो वैसा का वैसा अपने नोटबुक में या कॉपी जिसे आप कहते हैं उसमें बना लीजिए, आपको याद रहेगा। वापस बात करते हैं कि लाल और पीले, आप देखेंगे तो लाल और पीले ऐसा मिक्सचर जैसा दिखेगा आपको। कहाँ मिलेगी? ओडिशा नंबर 1, ऐसे याद करें, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान और दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में कहाँ पर? पहाड़ी पद पर पाई जाएगी। कैसी कलर की है? लाल और पीली। ठीक है, इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। केमिस्ट्री भी हमको यही कहती है, भूगोल भी यही कहती है कि लाल रंग का मतलब हो गया कि क्या है उसमें तत्व? लौह धातु के प्रसार की वजह से लाल हो गई है। अक्सर आपने देखा होगा सरकारी जो होते हैं बंगले, सरकारी ऑफिसेस, है ना, उनके आगे आपको लाल लाल गिट्टी सी बिछी हुई दिखेगी ना। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है, दिल्ली से चलती हुई है, मैं आपको इधर से बताता हूँ। तो उसमें भी कई बार होने को तो वो काले और सफ़ेद हैं, पर कई बार उनमें भी लौह धातु पाई जाती है, तो उस वजह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाल लाल भी हो जाती है, लौह धातु की वजह से, याद रखिए। तो इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण ही होता है। पीला कलर इसलिए भी कि जल योजन हो गया। ठीक है, ये जो भी आपके लिए अंडरलाइन किया जा रहा है यहाँ, सेम टू सेम आप भी इसको याद रखने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 10th क्लास ही नहीं, मैं दोबारा बोलूँगा, आपके आने वाले जितने भी कंपटीशंस हैं उन सब में आपकी वापस से NCERT CBSE की सारी किताबें 6th से लेके 12th क्लास तक की
है ना। कितने साल हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 6-7 साल हो गए, 7 साल हो गए एग्जैक्टली। सारी किताबें बड़े काम की हैं, क्योंकि कंपटीशन का बेस भी ये वाली एजुकेशन है। ठीक है, तो आप चाहे बैंक का दीजिए, आईएएस का दीजिए, स्टेट सर्विसेज का दीजिए, हर जगह ये जनरल नॉलेज बेस है, ये तो आपको आनी चाहिए, है ना। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ अंडरलाइन कीजिए, याद रखिए, नोट्स बनाइए। अब लेटराइट शब्द आया ग्रीक भाषा से। कौन सा? लेटराइट। इसका मतलब हो गया लेटर, बाद में है, इसका मतलब हो गया बाद में से लिया गया, जिसका अर्थ है ईंट। ईंट जैसा कलर। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में कहाँ होगा? आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। गीली और सूखा, ऐसी जलवायु के जो परिवर्तन होते हैं, इस वजह से ये मिट्टी बनी है लेटराइट। लेटराइट मृदा याद रखिए, थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर देते हैं। लेटराइट मृदा हम बात कर रहे हैं, एक के बाद जब ये आता है, आर्द्र यानी बारिश और शुष्क दोनों चलते रहते हैं। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन, लीचिंग का परिणाम है। ठीक है, धुल गई है एक तरह से, आप तो ये मानो धुल गई मिट्टी। अत्यधिक क्या हुआ? भारी वर्षा हुई तो मिट्टी धुल गई, बिल्कुल। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय पीएच <6 है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की क्या है, तो ये हमको कॉमन सेंस में हमारी क्या बैठाना है कि लेटराइट मिट्टी है ना, खेती बाड़ी के लिए शायद उतनी उपयोगी नहीं होगी। और ये जो कलर इसका आया है, एक के बाद एक जो ऋतु आ रही है, पहले नंबर पे आ गई आर्द्र, मान लीजिए फर्स्ट ये आई, और फिर शुष्क आ गई। तो इन जलवायुओं के गंभीर परिणाम की वजह से इसमें क्या हो गया? लीचिंग हो गई, धुल गई। अब क्या हुआ? पीएच इसकी 6 से कम है, इसलिए ये जनरल बात अगर देखेंगे तो पेड़ पौधों के लिए ठीक नहीं है। इसमें क्या है? पोषक तत्वों की कमी है। तो मैं समझता हूँ खेतीबाड़ी करना इसमें थोड़ा महंगा होगा। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों कहाँ पाई जाती है ना। लोकेशन क्या है? दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, ओडिशा में मिलेगी। अब तो बंगाल है, तो बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाएगी, यहाँ मिलेगी। यहाँ क्या है? इस मिट्टी में पर्णपातीय सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वन जिनके पत्ते पूरे 12 मास में कभी भी नहीं झड़ते, क्योंकि यहाँ पे इसमें ह्यूमस बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। और क्या है आगे? सूचना स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उसमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। स्थल रूपों पर, क्योंकि जो सरफेस है हमारी, वहाँ पे पानी के साथ बह के जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो अपर्दन बहुत होगा। और भूमि कैसी हो जाएगी? लो क्वालिटी की हो जाएगी, मतलब खेती बाड़ी करना बड़ा महंगा सा हो जाएगा, अव्वल तो कर ही नहीं पाएंगे। भूमि निम्नीकरण की यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, सूचना रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक बार वीडियो देखें, बार बार देखें और समझें इनको। समझ जाएंगे तो जल्दी आपको लिखने की प्रैक्टिस भी रहेगी, आप अच्छे से अच्छा आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि सूचनाएं, इनको थोड़ा थोड़ा पॉइंट बाई पॉइंट आप लिखते चलिए। बेशक आप चाहें तो अपना उत्तर बोर्ड में भी आप बैठ रहे हैं तो कैसा दे सकते हैं, पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, पॉइंट भी पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल बोर्ड और बोर्ड में यदि आप पॉइंट बाय पॉइंट आंसर देते हैं तो उसका प्रभाव एग्जामिनर के ऊपर अच्छा पड़ता है। इसलिए जैसा हमने यहाँ देखिए क्या क्या किया, यह अधिकतर कहाँ पाई जा रही है? दक्षिण राज्य, महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट में, ओडिशा के क्षेत्रों में, बंगाल के कुछ भागों में, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। तो ये सूचना क्या हो गई? ये लोकेशन कहाँ कहाँ ये मिलेगी, ऐसे याद कीजिए। क्या मिलेगा इसमें? पर्णपाती सदाबहार वन मिलेंगे। दूसरी बात,
इन इलाकों में इसमें क्या है, ह्यूमस बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, बहुत अच्छी मात्रा में है। और क्या है, विरल वनस्पति अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम है। चलो कोई बात नहीं। ऊपर ऊपर की सरफेस पे है ना, समझ रहे हैं आप, स्थल रूपों पर इसमें क्या है कि स्थिति के अनुसार पानी के साथ बह जाने की संभावना बहुत है ना। भूमि निम्नीकरण की यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है, संभावना अत्यधिक है। इस तरह से हम समझें, समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए आंसर लिखना भी उतना ही कंफर्टेबल हो जाएगा, आरामदायक। इस तरह से आपको ये नज़ारा नज़र आएगा इस फोटोग्राफ में, देख लीजिए अच्छी तरह से, अपनी बुक में भी है। लेटराइट मृदा कुछ इस तरह का आपको सीन में नजर आएगा। देखिए, मृदा अपने को बचा के रखनी है, मिट्टी वो अपर सरफेस ऑफ द सॉइल है ना, जो ऊपरी परत है, इसका हमें स्पेशल ध्यान रखना है। यही नहीं, हमें तो पूरे पर्यावरण का ध्यान रखना है, ठीक है। जो खेती योग्य भूमि है, हमारे बाग बगीचे हैं, उनका स्पेशल तौर पर ध्यान रखना है। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें प्रति हेक्टेयर ज़्यादा फसल मिलेगी। तो कृषक हमारा देखिए उन्नत तकनीक का प्रयोग कर रहा है, तो इन सब बातों का भी इसमें बात की गई है। मृदा संरक्षण, जब आप इसको बचा कर चलेंगे, इसकी उचित देखभाल करेंगे, उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। पहले इतना ही कोई समझिए, सॉइल कंजर्व कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई वैज्ञानिक इन कामों में लगा हुआ है। थोड़ा इसको कम करते हैं ऐसे, ठीक है। कोई ना कोई वैज्ञानिक वर्ग इस काम में लगा हुआ है। मृदा संरक्षण की अगर बात करते हैं, कोई ना कोई मिट्टी चेक कर रहा है, सॉइल टेस्ट हो रही है कहीं ना कहीं। समझिए इस बात को, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। कहीं ना कहीं सॉइल टेस्टिंग की बात हो रही है। राजस्थान में तो एक प्रोग्राम भी शुरू हुआ है, वो वहीं वैन वगैरह लेके जाते हैं अपनी, और वहीं किसान को बताते हैं कि आपकी मिट्टी में ये समस्या है, इसका ये निदान है, तो आप इसमें ये डालिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोग्राम भी शुरू किया था। तो राजस्थान में ये प्रोग्राम चल रहा है, तो पूरे समस्त भारत में ये चल रहा है। सॉइल टेस्ट होगी, और नहीं भी है तो आप लैब में ले जाइए, कोई भी कृषक अपनी मिट्टी का सैंपल लेके वहाँ चेक करा सकते हैं। तो उचित ट्रीटमेंट सॉइल का बताएंगे कि आपको इसका कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन, निराकरण आपको बताया जाएगा कि इस मिट्टी में आप ये डालिए, इस खेत में ये प्रॉब्लम है तो इसको दूर करने का ये है। तो मृदा संरक्षण भी हो रहा है, चेक भी हो रहा है, उचित तकनीक भी हम काम में ले रहे हैं। और उचित तकनीक लेने से चाय की पत्ती, कॉफ़ी, ज़रा आप चाय की पत्ती का भाव मालूम कीजिए बाज़ार से, कॉफ़ी का भाव मालूम कीजिए, आपको अपने आप अंदाज़ा होगा कि कितनी ये दोनों फसलें कैश क्रॉप हैं, कैश मिलता है, नकदी फसलें हैं। हमारे किसान भाइयों को इनसे नकद मिलता है, नकदी फसलें हैं। आमतौर पर जो चाय हमारी आती है वो 400-500 रुपये किलो तक की है। मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, कॉफ़ी को किलो में जरा करके देखिएगा, कॉफ़ी की रेट आप मालूम करके देखिए, तो आपको अपने आप ये इससे कितना हमको रेवेन्यू जनरेट होता है कॉफ़ी से। मैं आपको बताना चाहूँगा, कर्नाटक की कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाती है। और दूसरी बात, टेस्ट में बहुत अच्छी है। आप पाएंगे कॉफ़ी 3 तरह की होती है, उनमें हमारी कॉफ़ी भी बहुत अच्छी क्वालिटी की अब्रॉड भेजी जाती है, बहुत डिमांड है इसकी। एक कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया भी बना हुआ है, तो उसके अंतर्गत ये सारा काम होता है। कॉफ़ी स्टेट बोर्ड भी है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया भी बना हुआ है। तो चाय और कॉफ़ी नकद फसल है, इमीडिएट हमारे किसान को
पैसा मिलता है। अब इन्होंने इसमें क्या किया, इन दोनों फसलों में उचित तकनीक काम में ली, मृदा संरक्षण किया। कहाँ कहाँ पर? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। दक्षिण भारत में तीनों चाय और कॉफ़ी हो रही है, ठीक है। खेतों को उस हिसाब से तैयार किया। लीचिंग की मिट्टी में प्रॉब्लम है, उसके बाद भी तो कोई ना कोई हमारे वैज्ञानिक वर्ग इस काम में लगे हैं। मैंने आपको बताया सॉइल टेस्टिंग होती है, सॉल्यूशन देते हैं किसान को कि आपके खेत में ये डालिएगा, है ना। तो इन दोनों से मेरे कहने का आशय ये है, इस स्लाइड में चाय और कॉफ़ी से बहुत अच्छी रेवेन्यू, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा जिसे कहते हैं, वो हमको मिलती है, चाय और कॉफ़ी। इसी तरह से आप एग्जाम्स में कोशिश करें, तैयारी इसी हिसाब से करें जैसे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक की सारी बात कर ली है, आगे चलिए। तमिलनाडु, आंध्र, केरला की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। और काजू का नाम आते ही तो देखिए बड़ा मुंह में पानी भी आता है, स्वाद है ना। इससे भी हमको यही रेवेन्यू भी बहुत मिलती है। कहाँ कहाँ हो रहा है, जनरल नॉलेज में भी याद रखिए। फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र, केरल। कौन सी मिट्टी है हमारा सवाल, यहाँ पे रेड लेटराइट है। इसमें हमने क्या सफलता पाई है, काजू की फसल हो रही है और बहुत अच्छी क्वांटिटी भी हो रही है। अब्रॉड भी जा रहा है, विदेशों में भी भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है और इंडिया में भी काफ़ी खाया जाता है। महंगा है लेकिन थोड़ा आप लोग भी कंज्यूम करें, खाएं। कहते हैं कि ये याददाश्त बहुत अच्छी करता है। मरुस्थलीय मृदा, आइए राजस्थान लेके चलता हूं मैं आपको। और कहाँ है राजस्थान के अलावा हमारे मरुस्थल, उसको हम भूल जाते हैं अक्सर। एक और है, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा है, लाल है और भूरा है। बिल्कुल सही कलर है, लाल और भूरा, क्योंकि बहुत यहाँ तो लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। राजपूताना भी कहते हैं इसको, राजस्थान को। तो ये मृदाएं कैसी हैं, आमतौर पर रेतीली और लवणीय हैं। मतलब अगर आप थार रेगिस्तान में खड़े हो जाएं और आंधी चल पड़े तो आप आंखें नहीं खोल पाएंगे, नाक को आपको ऐसे बंद करना पड़ेगा, मुंह बंद करना पड़ेगा, इतनी मिट्टी उड़कर आती है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ क्या है, नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। आपको कोई नाम याद आया इस बात के? मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, दो तो मुझे याद आ रहे हैं, मैं लिख देता हूँ। आप भी चेक करना मैंने सही बताया कि नहीं बताया। शुष्क जलवायु कैसी है, यहाँ पे ड्राई है, शुष्क जलवायु है और उच्च तापमान है के कारण तो पानी उड़ता बहुत है झीलों से, जलवाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। तो ये क्वालिटी किसकी हम देख रहे हैं, मरुस्थलीय, रेगिस्तानी, डेजर्ट। पहले वापस से ध्यान कीजिए, मैंने क्या क्या बात बताई आपको। कलर कैसा है, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं अपन, रेड है और ब्राउन है। अब ये आप ये मत कहिए कि बिल्कुल ऐसा कलर रेड ही मिलेगा आपको, मतलब हमको देखने पे ऐसा फील होगा कि कैसी है, लाल और भूरी है, ठीक है। पहली बात कैसी आमतौर पर कैसी मिलेगी आपको। सेकंड पॉइंट हो गया रेतीली और लवणीय, सॉल्टी। और कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। याद कीजिए राजस्थान न्यूज़ में था जहाँ पे पिछली साल कई चिड़ियों की मृत्यु भी हुई थी, माइग्रेटरी बर्ड्स, याद आया। सांबर, सांबर लेक, ठीक है, एक ही बहुत है, इसमें एक ही एग्जाम्पल याद रखें। कैसी है जलवायु, क्योंकि मरुस्थलीय इलाका है, ड्राई है, मतलब हम ये मान लें कि साल के 8 से 9 महीने तो ड्राइनेस रहती है, सूखी सर्दी सूखी गर्मी बिल्कुल। उच्च तापमान है, हाई है, 48-49 डिग्री तक हम पहुंच जाते हैं बड़े आराम से। अब की साल तो नहीं पहुंच पाए, 2 तूफानों की वजह से। याद कीजिए कौन से थे वो,
ताऊते और यास। तो हमको हमारी जीके भी इसके साथ साथ बढ़ानी है। 10th की तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन इस एंगल से करें कि हम भूलें भी नहीं इसको, है ना। उच्च तापमान यहाँ की क्वालिटी है, जल वाष्पन बहुत ज़्यादा है, पानी का उड़ना झीलों से कॉमन बात है। इस वजह से क्या होगा कि मिट्टी में नमी बचेगी नहीं, ह्यूमस बचेगी नहीं। तो ये क्वालिटी कुछ आपको ध्यान में रखनी मरुस्थलीय मृदा की। मृदा की सतह के नीचे अब क्या है, यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है क्या। और क्या हुआ आगे, नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह बनती जा रही है। इसके कारण मृदा में जल अतः सैंदन इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध माने रुक गया। अब क्या हुआ, इस मृदा को सही तरीके से अब क्या करना पड़ेगा, सिंचित करना पड़ेगा, कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। नॉर्मली मैं एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहाँ के विद्यार्थीगण सोचते होंगे राजस्थान जाएंगे तो बिल्कुल सूखा नजर आएगा। लगभग अब ऐसा नहीं है। कभी आप कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, सवाई माधोपुर यहाँ का दौरा कीजिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, यहाँ घूमिए, इवन जयपुर जिला, तो यहाँ खूब अच्छी खेतीबाड़ी हो रही है। जिस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर आ गई, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, जैसलमेर तक पहुंच गया ये, इन इलाकों में आप जाएंगे तो काफ़ी 14,000 किलोमीटर तक का नहरी तंत्र भी विकसित हो गया है। तो आप नक्शे में देखेंगे इस बात को, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे खेतीबाड़ी का लेवल हो गया है। मतलब किन्नू गंगानगर के बहुत फेमस हो गए। मैं अगर पश्चिमी राजस्थान का नाम लूँ, गेहूँ खूब हो रहा है, गन्ना खूब हो रहा है। 2 जिले हम नाम ले सकते हैं, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, बहुत ही डेवलप हो चुके हैं, पंजाब से लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो पुरानी पिक्चरों में देखा पश्चिमी राजस्थान अब वैसा है। उल्टा आपको लगेगा कि इसको यहाँ तो जो है रेगिस्तान तो नज़र ही नहीं आ रहा है। सिर्फ बाड़मेर, जैसलमेर में, थोड़ा जोधपुर डिवीज़न में आपको लगेगा कि ये पश्चिमी राजस्थान है। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कभी कभी तो कि ये उत्तर प्रदेश या पंजाब जैसी हरियाली है। अब एक प्रोजेक्ट और आ रहा है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ERCP के नाम से। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है उसमें गंगा और यमुना का हमको इधर जल मिलने लगेगा, तो और कंडीशन राजस्थान की अच्छी हो जाएगी। तो ये क्या कह रहे हैं, कृषि योग्य बना सकते हैं हम इस मिट्टी को भी। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा एक बार इसमें परिश्रम है, खर्चा होगा, लेकिन अगर इरिगेशन मिल जाता है सिंचित, तो बहुत अच्छा यहाँ पे खेतीबाड़ी हो सकती है। जैसा आपने नाम सुना होगा कि झालावाड़ के संतरे बहुत फेमस हो गए। नागौर है यहाँ पे राजस्थान में, तो वहाँ की मेथी इंटरनेशनल फेमस है, इंटरनेशनल फेम है वो मेथी। कई जगह यहाँ पे जिलों में टमाटर की खेती, धनिया, है ना, इस तरह से बहुत ज़्यादा हो रही है, प्याज। तो ये ऐसी फसलें हो रही हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो इस मिट्टी को भी अगर ढंग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इसमें हो क्या रहा है कि नीचे ये देखिए बता रहे हैं हमको कि कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। ऐसे मान लीजिए हम ये कैल्शियम इकट्ठी हो गई, ठीक है, कुछ इस तरह से हम इमेजिन करते हैं कि कैल्शियम के बहुत छोटे छोटे यहाँ कंकर से इकट्ठे हो गए। अब ये सोचा जा सकता है कि इनमें से पानी नीचे कैसे सीप करेगा, कैसे पानी जाएगा, समस्या ये वाली है। फिर भी अगर थोड़ा इसको ट्रीट किया जाए और इसमें से सिंचाई का साधन अगर मिल जाता है, तो हमारा काम बन जाता है। अवरुद्ध का मतलब मेरी समझ में ये आता है कि पानी का अंदर पहुंचना कम हो गया है मिट्टी में, ठीक है। इस तरह से हमें ये तैयार करना है अपने एग्जाम का। पश्चिमी राजस्थान के बारे में मैंने आपको बताया, चूने के कंकर की सतह पाई जा रही है, कैल्शियम की मात्रा के कंकर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो को अपनी बुक के साथ देखें, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स बनेंगे, इनको लिखने की अभी से कोशिश करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है मुझे बताएं, है ना, तो मेरे पास आ जाएगी न्यूज़, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको
मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। विद दिस, थैंक यू, गुड लक।